शुभ अपराह्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 8वीं की जो पहली कविता है ध्वनि, आज मैं उस ध्वनि कविता के बारे में आप लोगों के साथ आलोचना करूंगा। सबसे पहले हम कवि के बारे में जान लें। ध्वनि कविता के कवि हैं कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एक महत्वपूर्ण नाम है ये हिंदी साहित्य में। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी युग के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं और छायावादी युग के जो 4 प्रमुख स्तंभ होते हैं उन 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है कविवर निराला जी। इस छायावादी युग क्या होता है, हम छायावादी युग तक आते हैं। थोड़ी सी जानकारी मैं यहाँ आप लोगों को दे दूँ, क्योंकि आप लोग कक्षा 8वीं में हैं और कक्षा 8वीं में कवि परिचय इतना विस्तृत से आप लोगों को नहीं बताया जाता। फिर भी आप लोगों की जानकारी के लिए मैं कवि के बारे में सम्यक परिचय आप लोगों से देना चाहूँगा। वास्तव में हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन हुआ है, हिंदी साहित्य को कुल 4 कालों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल, फिर उसके बाद आता है भक्तिकाल, फिर उसके बाद आता है रीतिकाल, फिर उसके बाद आता है आधुनिक काल। आदिकाल भी अपने आप में बांटा गया है। साहित्य को लेकर आदिकाल को भी बांटा गया है। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, ऐसे साहित्य के आधार पर आदिकाल का विभाजन हुआ है। भक्तिकाल जो दूसरे नंबर पर आता है, भक्ति को आधार मानकर सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, भक्ति को प्रमुख मानते हुए भक्तिकाल को फिर 2 भागों में बांटा गया है, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। और सगुण भक्ति को फिर 2 भागों में बांटा गया है। निर्गुण भक्ति को भी 2 भागों में बांटा गया है। सगुण भक्ति 2 भागों में, एक है राम भक्ति शाखा, दूसरी है कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास माने जाते हैं और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास माने जाते हैं। हालांकि राम भक्ति शाखा के भी और कवि हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के भी अन्य कवि हैं, फिर भी राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास माने जाते हैं और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास माने जाते हैं। इसी प्रकार निर्गुण भक्ति को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक है ज्ञानाश्रयी शाखा, एक है प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा भगवान को पाने का मुख्य आधार ज्ञान, प्रेमाश्रयी शाखा भगवान को पाने का मुख्य आधार प्रेम। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास, जिन्हें आप लोग भली भांति जानते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास हैं और प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जैसी। हाल ही में एक मूवी रिलीज हुआ था पद्मावत नाम से एक महाकाव्य भी है, जिस महाकाव्य की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। वे प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं और ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं कबीरदास। हालांकि ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत और भी कवि आते हैं, लेकिन प्रतिनिधि कवि कबीरदास हैं। प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत भी बहुत सारे कवि आते हैं, मुल्ला दाऊद, मंझन, कुतुबन, बहुत सारे कवि आते हैं, लेकिन प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं जैसी। रीतिकाल, भक्तिकाल के बाद आता है रीतिकाल। रीतिकाल को फिर 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। इन तीनों के आधार पर रीतिकाल को भी
3 भागों में बांटा गया है। अब आता है आधुनिक काल। रीतिकाल के बाद जो अंतिम काल है आधुनिक काल। आधुनिक काल को कई भागों में बांटा गया है। सबसे पहले शुरू होता है भारतेंदु युग, यानी एक एक कवियों को लेकर एक एक कवियों के नाम से युग बनता था। कवियों की, लेखकों की जो लेखन शैली थी, जो परंपरा थी, उस शैली के, उस परंपरा के अनुसार युगों का नाम तय होता था। तो आधुनिक काल के अंतर्गत सबसे पहले आता है भारतेंदु युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर भारतेंदु युग। फिर आता है द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम के आधार पर द्विवेदी युग। द्विवेदी युग खत्म होने के बाद फिर आता है छायावादी युग। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग। प्रसाद युग को छायावाद युग भी कहते हैं। इसी छायावाद युग के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दूंगा। छायावाद युग के बाद फिर प्रगतिवादी युग आया है, प्रयोगवाद युग आया है, नई कविता काल आया है, षठोत्तरी कविता काल आया है, और आज तो अत्याधुनिक काल हो गया है। तो ये जो द्विवेदी युग के बाद जिस छायावाद युग का आरंभ हुआ, उसी छायावाद युग में बहुत सारे कवि हुए हैं। श्रीधर पाठक से लेकर मुकुटधर पांडेय से लेकर बहुत सारे कवि हुए हैं। मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन चाहे जितने भी कवि हों, लेकिन छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभ हैं प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। इनमें प्रसाद, पंत और निराला एक कवि हैं, महादेवी वर्मा कवयित्री हैं। प्रसाद ने बहुत सारी रचनाएं की हैं, ठीक है, कविताओं की रचनाएं की हैं, नाटकों की रचनाएं की हैं। ज़्यादातर वे ऐतिहासिक नाटकों के लिए जाने जाते हैं प्रसाद जी। सुमित्रानंदन पंत, उनकी कविताओं में ज़्यादातर प्रकृति चित्रण देखने को मिलता है। उन्हें प्रकृति कवि के नाम से भी सब जानते हैं। महादेवी वर्मा, जिन्हें आधुनिक मीरा कहते हैं, आधुनिक मीरा, वेदना की कवयित्री हैं, पीड़ा की कवयित्री हैं। उनकी सारी की सारी रचनाओं में आपको वेदना, पीड़ा, कष्ट, यातना ये सब दिखने को मिलेंगे। उन्हें आधुनिक मीरा कहते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बहुत बड़े कवि हैं, हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कलाकार हैं। निराला, इनका जन्म सन 1897 ईस्वी में बंगाल के महिसादल राज्य के अंतर्गत मेदिनीपुर गांव में हुआ था। बंगाल के महिसादल राज्य, उस समय राज्य बंगाल के महिसादल राज्य के अंतर्गत मेदिनीपुर गांव में हुआ था। बचपन से उनका नाम था सूर्य कुमार। चूंकि निराला जी का जन्म रविवार के दिन हुआ था, इसलिए उनका नाम रखा गया था सूर्य कुमार। बाद में वो नाम परिवर्तित हुआ है, लेकिन बचपन का नाम था सूर्य कुमार। निराला जी छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ, एक स्तंभ प्रसाद, एक स्तंभ पंत, एक स्तंभ निराला, एक स्तंभ वर्मा। तो इन 4 प्रमुख स्तंभों, प्रमुख कवियों में से एक कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। उनकी जो रचनाएं होती थीं, काव्य कविताओं की उन्होंने रचनाएं की हैं। ज़्यादातर रचनाएं मुक्तक छंद में उन्होंने की हैं। उनकी रचनाएं मुक्तक छंद में हुई है, इसीलिए निराला जी को हिंदी के मुक्तक छंद के प्रवर्तक भी कहते हैं। मुक्तक छंद का प्रयोग अधिकाधिक निराला जी ने ही किया था, इसलिए हिंदी में मुक्तक छंद के प्रवर्तक निराला जी को ही मानते हैं। 2 पत्रिकाओं का संपादक भी थे। एक मतवाला पत्रिका के संपादक थे, दूसरा सुधा पत्रिका के संपादक थे।
दोनों पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी उन्होंने अपने कंधे पर लिया था। निराला जी ज़्यादातर अपनी कविताओं में तत्कालीन समाज में दो वर्गों के लोगों को देखा जाता था। जब निराला जी कविता लिखते थे तब तत्कालीन समाज दो वर्गों में बांटा हुआ था। एक और था पूंजीपति वर्ग, जिसे शोषक वर्ग कहते हैं, और दूसरा था सर्वहारा वर्ग, समाज के सबसे दलित, निष्पेषित, अवहेलित वर्ग, सर्वहारा वर्ग, जिन्हें शोषित वर्ग कहते हैं। पूंजीपति वर्ग, सर्वहारा वर्ग। पूंजीपति वर्ग को शोषक वर्ग कहते हैं, ये लूटने वाले थे, शोषने वाले थे, और सर्वहारा वर्ग को कहते हैं शोषित वर्ग, यानी ये लूटे जा रहे थे। पूंजीपति लोग सर्वहारा वर्गों को लूट रहे थे, उनका शोषण करते थे। ये शोषण करते थे इसलिए पूंजीपति हो गया शोषक वर्ग, ये शोषित हो रहे थे इसलिए सर्वहारा हो गया शोषित वर्ग। तो इन दोनों वर्गों के बीच जो संघर्ष चल रहा था, वर्ग संघर्ष चल रहा था, उसी वर्ग संघर्ष को निराला जी ने अपनी कई सारी कविताओं के माध्यम से उस वर्ग संघर्ष का एकदम मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। जो वास्तविकता उन्होंने देखी समाज में, जो भी घटनाएं उनके आसपास या फिर उनके सामने घट रही थीं, समाज की वास्तविकता को लेकर उन्होंने उसी वास्तविकता को अपनी कविताओं में स्थान दिया। ये उनकी सबसे बड़ी खास विशेषता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और ये जो आप देखते हैं, जहाँ भी आप सूर्यकांत त्रिपाठी जी का नाम देखेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी इन्वर्टेड कॉमा के बीच निराला लिखा हुआ होगा। ये निराला जो है ये उनका नाम नहीं है, ये उनका उपनाम है। उपनाम मतलब दूसरों के द्वारा दिया हुआ नाम। और वैसे भी कहते हैं निराला जी हिंदी साहित्य के सभी कवियों में अनोखे थे। उनकी काव्य शैली, उनकी भाषा शैली, उनकी रचना शैली अपने आप में अनूठा था, अपने आप में निराला था। अपने अनूठेपन के कारण ये बाकी कवियों से अलग थे, इसीलिए उनका नाम पड़ा निराला। ये सबसे निराले थे, सबसे अलग। और यह नाम दूसरों के द्वारा दिया गया नाम है। ये निराला जो है ये उनका उपनाम है। जैसे महात्मा गांधी, मोहनदास वास्तविक नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, लेकिन सारी दुनिया उन्हें महात्मा गांधी से जानता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी, उसी नाम से वे सारे विश्व में जाने जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, नेताजी के नाम से जानते हैं, सारा विश्व उन्हें नेताजी के नाम से जानता है। जवाहरलाल नेहरू चाचा जी के नाम से विख्यात हैं। ये सब क्या है? अगर किसी इंसान को उसके वास्तविक नाम को छोड़कर अगर दूसरों के दिए हुए नाम से अगर हम जानने लगे और वह नाम अगर ज़्यादा आदृत हो जाता है तो वह नाम उसके वास्तविक नाम के पीछे जुड़ जाता है, कभी कभी जुड़ जाता है। वही है उपनाम निराला। आप सूर्यकांत त्रिपाठी जी का नाम लें, कोई जाने या ना जाने, लेकिन निराला जी, आप एक बार निराला जी बोल दीजिए, पूरा सारा हिंदी जगत आसानी से जान जाएगा। तो निराला उनका उपनाम था। इस उपनाम के अलावा अतिरिक्त उनके और भी कई सारे उपनाम थे, जैसे छायाबाद के महेश। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायाबाद के महेश छायाबाद के महेश के नाम से जाने जाते थे। छायाबाद का महेश। और एक उपनाम आधुनिक काल का गोरखनाथ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को आधुनिक काल का गोरखनाथ भी कहा जाता है, उसी नाम से भी वे जाने जाते हैं। महाप्राण, सूर्यकांत त्रिपाठी जी का और एक उपनाम है महाप्राण। महाप्राण निराला, ये भी उनका एक उपनाम है। छायाबाद में कठिन काव्य का प्रेत। सूर्यकांत त्रिपाठी जी को
छायावाद में कठिन काव्यों का प्रेत भी कहा जाता है। यह भी उनका एक उपनाम है। तो अपने वास्तविक नामों के अलावा अतिरिक्त इन उपनामों से भी वे विख्यात हैं। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं याद रखने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, बस उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं को आप याद रखिए। परिमल, गीतिका, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना, तुलसीदास, ये सब उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं, काव्य रचनाएं हैं। एक विशेष बात यह है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जितने भी काव्यों की रचना की हैं, सारे की सारी उनके सारे के सारे काव्य मुक्तक काव्य है। सिर्फ उनका एक ही खंड काव्य है, वह है तुलसीदास। एक ही खंड काव्य को छोड़कर बाकी उन्होंने जितनी भी काव्य रचनाएं की हैं, सारी की सारी काव्य रचनाएं मुक्तक काव्य ही हैं। काव्य कविता के अतिरिक्त सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने कहानियां लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं, कहानियां लिखी हैं। लेकिन हिंदी साहित्य में उन्हें सबसे ज़्यादा समृद्धि मिली एक कवि के रूप में। भले ही उन्होंने कहानियां लिखी, भले ही उन्होंने उपन्यास लिखे, लेकिन उनकी गिनती श्रेष्ठ उपन्यासकारों में या श्रेष्ठ कहानीकारों में उनकी गिनती नहीं होती, बल्कि हिंदी साहित्य जगत के एक मूर्धन्य छायावादी कवि के रूप में उन्हें मान्यता मिली है, उनकी गिनती होती है। एक बहुत बड़े कवि हैं। तो ये था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के परिचय। उनका देहांत मैंने बताया था सन 1961 ईस्वी, सन 1961 में उनका देहांत हुआ था। इस कविता में इतनी सी थोड़ी सी जानकारी मैं कवि के बारे में आप लोगों से बता दी, आप लोगों को मैंने बता दिया। अब उनकी जो कविता है ध्वनि कविता, ध्वनि यह है कविता का शीर्षक। अब तो कवि परिचय हो गया, अब कविता का शीर्षक ध्वनि। यह जो ध्वनि है, ध्वनि शब्द से आपका मतलब क्या है? ध्वनि मतलब नाद, साउंड, आवाज। ठीक है, ध्वनि मतलब नाद, आवाज। तो ये जो ध्वनि है किसके लिए है? ध्वनि कौन निकाल रहा है और क्यों निकाल रहा है? ये कविता का जो शीर्षक है, उसी शीर्षक की सार्थकता पर हम बात कर रहे हैं। वो तो कविता पढ़ने के बाद हम आलोचना कर सकते हैं, लेकिन मैं कविता का शीर्षक ध्वनि क्यों रखा गया, बस इतना याद है। ध्वनि मतलब आवाज। ये आवाज कौन निकाल रहा है, कहाँ से आ रही है, किन लोगों के लिए आवाज आ रही है और क्यों आ रही है? वास्तव में उस समय जब निराला जी कवि हुआ करते थे और रचनाएं करते थे, उस समय में तत्कालीन समाज में जो युवा वर्ग थे, नवयुवक नव युवतियाँ, वे पथभ्रष्ट हो रहे थे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को बता दूं, किसी भी राष्ट्र का भाग्य और भविष्य उस राष्ट्र के नवयुवक और नव युवतियों पर ही निर्धारित होता है। अगर नवयुवक नव युवती जागरूक हैं, राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका को बखूबी निभाते हैं, अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपने कर्तव्यों के प्रति सचेतन हैं, तो वो देश निश्चित रूप से आगे जाएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि उस समय देश के जो नवयुवक नव युवती थे,
वे पथभ्रष्ट हो रहे थे। सही रास्ता पकड़कर गलत रास्ते को उन्होंने अपना लिया था। वे आलसी हो गए थे। वे आलसी हो गए थे। राष्ट्र के निर्माण में उनकी क्या भूमिका होगी? अपनी भूमिका को वे भूल गए थे। उनके सामने चुनौतियां आती थीं। उन चुनौतियों को स्वीकार करने की क्षमता उनमें नहीं थी। तत्कालीन समाज में जो नई नई समस्याएं उभर कर आ रही थीं, उन समस्याओं से वे जूझ नहीं पा रहे थे। तो उन समस्याओं को जूझने के लिए, उन समस्याओं को जूझने की क्षमता को बढ़ाने के लिए, चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए नवराष्ट्र के निर्माण में अपनी क्या भूमिका है, उसी भूमिका को पहचानने के लिए, राष्ट्र के निर्माण में अपने सक्रिय योगदान के लिए कवि निराला उन्हें पुकार रहे हैं, उन्हें आवाज दे रहे हैं, उन्हें ललकार रहे हैं, उठो जागो। उन्हें प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें गलत रास्ते से उठाकर सही रास्ता पकड़वाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कवि के अंतर्मन से जो आवाज आ रही है, आवाज, मैंने सवाल किया था आवाज किसकी है? ये आवाज कवि की है, कवि के अंतर्मन की है। आवाज कवि किसके लिए निकाल रहा है? तत्कालीन समाज में जो नव युवक नव युवती पथभ्रष्ट हो रहे थे, उन्हीं नव युवक नव युवतियों को सही रास्ता दिखाने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, उन्हें जागरूक बनाने के लिए वो आवाज दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उस समय नवराष्ट्र का निर्माण संभव नहीं था, क्योंकि नवयुवक नव युवती जागरूक नहीं थे। यह आवाज वे राष्ट्र के हर नवयुवक नव युवतियों के पास, हर नवयुवक नव युवतियों के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं। जो आवाज कवि के अंतर्मन से निकल रही है, उसी आवाज को वे पूरे भारत के नवयुवक और नव युवतियों तक पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें जागरूक करना चाहते हैं, उन्हें सजग करना चाहते हैं, प्रोत्साहित करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि ये नवयुवक नव युवती जो इस राष्ट्र के भाग्य और भविष्य हैं, वे जाग जाएं, वे उठें, वे जागरूक बने और सक्रिय होकर नव राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें, अपनी भूमिका को बखूबी निभाएं। इसलिए कवि उन्हें जगाने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए अपने अंतर्मन की आवाज को बाहर निकाल रहे हैं और उसी आवाज को देश के नवयुवक नव युवतियों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। यह है ध्वनि। अगले वीडियो में मैं ध्वनि कविता के बारे में आपसे आलोचना करूंगा। आप लोगों से निवेदन है, कृपया मैंने यहाँ जो कवि परिचय दिया और ध्वनि कविता शीर्षक की सार्थकता पर मैंने जो आलोचना आपसे की, आप उसी को इस वीडियो के माध्यम से बार बार सुनिए, समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।